दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों इस समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 21 फरवरी। तो चलिए 21 फरवरी की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों देखिए, थोड़ा गला जरूर खराब है और आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम इतना बदल रहा है। इसकी वजह से सर्दी जुकाम लगातार पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा है और थोड़ी सी आपको आवाज भनभनाती हुई नजर आएगी। आप मैनेज करिएगा, तथ्य में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है वह है, बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौन सा अवार्ड है? बाफ्टा अवार्ड है और यह 2025 का अवार्ड है और गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी। ठीक है, गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑप्शन बी है एमिलिया, ऑप्शन सी है कॉन्क्लेव और ऑप्शन डी है एनोरा। तो बताइए कि बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, जीता है किसने? यह जीता है एमिलिया पैरेज ने। ठीक है ना, एमिलिया पैरेज ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है एमिलिया पैरेज ने। ठीक है, अब देखिए, इसमें बाफ्टा अवार्ड में भारत के एक निर्देशक हैं जिनका ना, इसे याद रखिएगा, एमिलिया पैरेज ने यह अवार्ड जीता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। जो बाफ्टा अवार्ड है, इसमें भारत के एक निर्देशक हैं जिनका नाम है पायल कपाड़िया। पायल पायल कपाड़िया इनका नाम है। ठीक है ना, और पायल कपाड़िया की एक फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, क्या नाम थी? ऑल वी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एज लाइट। ठीक है, तो यह फिल्म भी उसमें शामिल हुई थी, अंग्रेजी और गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में। ठीक है ना, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने से चूक गई। यह मैंने आपको इसलिए बताया कि यह प्रश्न आज से पूछा जा सकता है कि किस भारतीय निर्देशक की फिल्म जो है बाफ्टा अवार्ड में शामिल हुई थी और वह जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने से चूक गई है। तो वह है पायल कपाड़िया की फिल्म और फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है ना, अब कुछ और तथ्य हैं, जैसे इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ये फिल्म एनोरा के लिए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिल्म एनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है, किसको मिला है? यह मिला है मिकी मिकी मेडिसन को। ठीक है, तो मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म एनोरा के लिए दिया गया है। ठीक है ना, और कॉन्क्लेव फिल्म है जो, यह भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्लेव फिल्म ने, इसने भी 4 पुरस्कार जीते हैं। किसने? 4 पुरस्कार जीते हैं कॉन्क्लेव फिल्म ने। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए, कॉन्क्लेव फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित, फिल्म सहित 4 पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार, 4 पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब देखिए, जो गैर अंग्रेजी भाषा में से गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वो किसको मिला? एमिलिया को मिला है। ठीक है ना, कॉन्क्लेव फिल्म जो है यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है और इसके अलावा इसे 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार मिले। ठीक है, अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? मिकी मेडिसन को, और किसके लिए? फिल्म एनोरा के लिए मिला है। ठीक है, अब देखिए, पायल कपाड़िया की फिल्म, ये भारतीय निर्देशक हैं पायल कपाड़िया, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को बाफ्टा अवार्ड में शामिल किया गया था, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पाने से चूक गई। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बाफ्टा अवार्ड की। अब देखिए, बाफ्टा अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, आखिर बाफ्टा अवार्ड क्या है। तो देखिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स,
ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाफ्टा। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसे कहते हैं बाफ्टा। ठीक है, और यह क्या होता है? यह ब्रिटिश सिनेमा, टेलीविजन और वीडियो गेम इंडस्ट्री में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, और इसे जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, इस फिल्म अवार्ड की, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड की स्थापना 1947 में की गई थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की है? ठीक है, भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जिसे जीसीसी नीति कहते हैं 2025 लॉन्च की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो जल्दी से आप बताइए कि किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी नीति 2025 लागू की है? तो देखिए, इसको लागू किसने किया है? इसको लागू किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी नीति जारी की है, कैपेबिलिटी सेंटर नीति जारी की है। ठीक है ना, अब देखिए इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का उद्देश्य क्या है या जीसीसी नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य जान लेते हैं इसका क्या है। तो इसका उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है जीसीसी नीति को। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत इंदौर भोपाल और जबलपुर, ठीक है, इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टीयर 2 शहर जो है, ठीक है, टीयर टू शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए, इसके लिए वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए, इकोसिस्टम तैयार करना, इकोसिस्टम या इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना। ठीक है, इकोसिस्टम तैयार करना। ठीक, अब देखिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये भारत की पहली जीसीसी नीति है 2025। इसको लॉन्च किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए इकोसिस्टम तैयार करना। ठीक है ना, अब देखिए अब इसके तहत कंपनियों को क्या किया जाएगा? ऑफर दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश में जीसीसी स्थापित करने वाली जो कंपनियां हैं उनको 40% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, क्या दिया जाएगा? उन्हें 40% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी या इसे अधिकतम 30 करोड़ रुपया। ठीक है, इसे 40% कहिए या अधिकतम 30 करोड़ रुपया, जो भी अधिक होगा, या अधिकतम 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सब्सिडी दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, 40% पूंजीगत सब्सिडी या अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी ऐसी कंपनियों को जो मध्य प्रदेश में जीसीसी स्थापित करेंगे। ठीक है ना, अब इसके अतिरिक्त इन्हें किराया और पेरोल में भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या किया जाएगा? इन्हें किराया और पेरोल में भी, ठीक है, पेरोल में भी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ निवेश करना चाहती है तो उसके लिए उसके निवेश को सरल बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई कंपनी यहाँ जीसीसी स्थापित करना चाहती है मध्य प्रदेश में, तो तमाम कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया से बचते हुए, तमाम समय बर्बाद करने से बचते हुए, तो निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है, जो एक सिंगल सिस्टम क्लियरेंस प्रदान करता है। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा? व्यवसायों को किसी भी प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए
किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे जो टियर 2 शहर हैं उसमें वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए इकोसिस्टम तैयार करना, ठीक है ना। अब इसके लिए कंपनियों को तमाम छूट दी जाएगी, जैसे 40% पूंजीगत या सब्सिडी दी जाएगी पूंजीगत छूट में, ठीक है ना। 40% पूंजीगत क्षेत्र में सब्सिडी दी जाएगी या अधिकतम 30 करोड़ रुपए की भी सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। चाहे 40% हो या अधिकतम 30 करोड़ रुपए हो। साथ ही इसे किराया और पेरोल में भी सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और नो क्वेरी पोर्टल एक शुरू किया गया है ताकि कंपनियों को तेजी से काम करने के लिए, मतलब तेजी से कंपनियों का काम शुरू हो सके। इसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करता है नो क्वेरी पोर्टल, ठीक है ना। एक ही जगह से सारे कागजात मेंटेन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और व्यवसायों को किसी भी प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आपको बताना है कि हाल ही में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है और इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? कर्नाटक ने, ठीक है ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य ने स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए, इस सूचकांक ने अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश ने भी एक लंबी छलांग लगाई है इस सूचकांक में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पिछला स्थान जो था, पिछले वर्ष जो स्थान था, वह था 15वां स्थान, ठीक है, 15वां स्थान। तो लेकिन वर्तमान में वह किस स्थान पर आ गए हैं? वर्तमान में 5वें स्थान पे। तो उत्तर प्रदेश 15वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए किस स्थान पे आ गया है? वर्तमान में 5वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। यह भी याद रखिए, 5वें स्थान पर आ गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए वर्तमान है। तो उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष 15वें स्थान पर था, लेकिन यह एक लंबी छलांग लगाते हुए वर्तमान में 5वें स्थान पर आ गया है। तो उत्तर प्रदेश ने भी इसमें काफी सुधार किया है और यह राज्य में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और समग्र प्रशासनिक संरचना में सुधार का संकेत देता है। तो अगर 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आया है तो मतलब क्या है? मतलब पारदर्शिता है, ठीक है। पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, ठीक है, और समग्र प्रशासनिक संरचना में सुधार का संकेत देता है, ठीक है, सुधार का संकेत देता है, ठीक है। तो यह क्या करता है? जो 5वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और समग्र प्रशासनिक संरचना में सुधार का संकेत मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ, ठीक है। तो देखिए, पहले स्थान पे कौन सा राज्य है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में? तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक को। याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह है 5वां स्थान। तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है। आज का चौथा प्रश्न हमारा, किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? आपको बताना है कि किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करें। अब देखिए, असम राज्य ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। असम राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है असम, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 20 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। आपको बताना है कि आगामी मतलब इस समय 20, 21, 22, 23 यानी 20 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। तो उत्तर कौन सा शहर है, तो वह है नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 20 से 23 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। ठीक है ना। अब यार नोएडा में कहाँ पे, नोएडा में शिवालिक पार्क में। ठीक है, नोएडा में कहा, नोएडा के शिवालिक पार्क में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। और इस प्रकार इस बार जो है इसकी थीम है, शिवालिक पार्क में आयोजन है, शिवालिक पार्क में आयोजन है। ठीक है ना। अब इसकी थीम है, इसकी थीम जान लेते हैं। इसकी थीम क्या है, डिमोर फोर्टिका, डिमारे फोर्टिका है। ठीक है, इसकी थीम है डिमोर फोर्टिका। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। जो नोएडा का शिवालिक पार्क है वहां पर फ्लावर शो का आयोजन होगा 20 से 23 फरवरी के बीच में, और इस बार इसकी थीम है डिमोर फोर्टिका। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। एक चीज और है, यहाँ फूलों की करीब 100 प्रजातियों को रखा जाएगा। इस फ्लावर शो में फूलों की 100 प्रजातियों को रखा जाएगा। ठीक है ना, 100 प्रजातियों को रखा जाएगा। ठीक है ना। क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है, तो नोएडा में आयोजित होने जा रहा है, और नोएडा के शिवालिक पार्क में। ठीक है, इसकी थीम है डिमोर फोर्टिका, और यहाँ पर फूलों की 100 प्रजातियों को रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा छठवां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। तो बताइए किसके द्वारा की गई है, तो यह की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो वह है आयुष मंत्रालय। ठीक है ना। अब यह जो पुरस्कार है यानी योग पुरस्कार, ये प्रत्येक वर्ष योग पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रदान किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, यह है आयुष मंत्रालय, और इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है 21 जून को, और उसी दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आज का सातवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यूरोप पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। किसकी मेजबानी, यूरोप पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। किस देश के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, यह आपको बताना है, जिन्होंने यह यूरोप पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की बात जिनकी कही जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है रूस। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो देखिए इमैनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रो है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए इस प्रश्न के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यूक्रेन युद्ध पर आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध साल भर से अधिक समय हो गया है जब चल रहा है। तो यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन बैठक, ठीक है, आपातकालीन शिखर सम्मेलन हो रहा है। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है ना, आपातकालीन शिखर सम्मेलन, यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना। अब इस आयोजन में जो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे ये फ्रांस के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन, तो वह है इमैनुअल
इमैनुअल मैक्रो जो है यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए इसमें शामिल कौन कौन हो रहा है, ये जो शिखर सम्मेलन है, तो शामिल देश शिखर सम्मेलन में, तो शिखर सम्मेलन में जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, यूरोपीय नेताओं की भागीदारी रहेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित सहित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय नेताओं की भागीदारी होगी, ठीक है, भागीदारी। देखिए जो यूक्रेन युद्ध पर एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और इसमें शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, तो ब्रिटेन सहित यूरोपीय देश के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वह करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, 8वां प्रश्न है आज का, भारत और किस देश के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 17 से 20 फरवरी 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है ना। तो 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन जो 17 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में शुरू हुआ, यह भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि भारत और किस देश के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन का 17 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है यह आयोजन, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन का आयोजन 17 से 20 फरवरी के बीच जो है नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज के नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंदर चर्चा का विषय रहा मत्स्य 6000, ठीक है, हाल ही में भारत के अंदर चर्चा का विषय मत्स्य 6000 बनी हुई है, इसका संबंध किससे है। आपको बताना है कि भारत के अंदर जिसकी चर्चा हो रही है मत्स्य 6000, उसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है मछली की नई प्रजाति, ऑप्शन बी है पनडुब्बी, ऑप्शन सी है पानी की जहाज, और ऑप्शन डी है समुद्री संचार यंत्र। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि जो भारत के अंदर चर्चा का विषय है मत्स्य 6000, आखिर यह क्या है, इसका संबंध किससे है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए मत्स्य 6000 क्या है, मत्स्य 6000 है एक पनडुब्बी, ठीक है ना, भारतीय पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ठीक है। मत्स्य 6000 यह भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, ठीक है, भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, इस बात को याद रखिएगा। मत्स्य 6000 क्या है, भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, और हाल ही में इसे 500 मीटर की गहराई तक ले जाया गया समुद्र में, इतने 500 मीटर की गहराई तक इसे समुद्र में ले जाया गया, और इसका सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया गया, ठीक है ना, इसका सफल परीक्षण किया गया 500 मीटर की गहराई तक जाके, ठीक है ना। और अभी हाल ही में इसे कट्टुपल्ली बंदरगाह पर एल&टी, देखिए एल&टी कंपनी ने इसे बनाया है, और इसे कट्टुपल्ली बंदरगाह पर एल&टी शिप बिल्डिंग केंद्र में ले जाया गया है, जहां इसका वेट टेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो वेट टेस्ट कहाँ होगा, वेट टेस्ट होगा कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, ठीक है, कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, पट्टी बंदरगाह स्थित कट्टुपल्ली बंदरगाह पर स्थित एल&टी, ठीक, लार्सन एंड टुब्रो आप जानते हैं, एल&टी शिप बिल्डिंग केंद्र में होगा, ठीक है ना। तो वेट टेस्ट इसका कहाँ होगा, कट्टुपल्ली बंदरगाह स्थित एल&टी शिप बिल्डिंग केंद्र में होगा, ठीक है। तो यह भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, और 500 मीटर समुद्र की गहराई तक इसे ले जाकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब इसका वेट टेस्ट के लिए इसे कट्टुपल्ली बंदरगाह ले गया है, ठीक है ना। अब देखिए भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है समुद्रयान परियोजना। क्या है, समुद्रयान परियोजना। समुद्रयान परियोजना का इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समुद्र की रहस्यों का पता लगाना, ठीक है। क्या है, गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाना,
ठीक है, पता लगाना। ये किसका उद्देश्य है? यह समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य है, गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाना। और इसलिए जो है ऐसी पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 पनडुब्बी है, ऐसी पनडुब्बी इसमें बहुत सहायक सिद्ध होंगी समुद्र की गहराइयों में बिखरे हुए राज का पता लगाने में। ठीक है ना, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है? तो किसके लिए? 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए। ठीक है ना, 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल अभियान की या जी सफल पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है गुजरात। तो जल्दी से बताइए कि जी सफल पहल की शुरुआत जो महिलाओं के उत्थान के लिए है, यह किस राज्य ने किया है? तो देखिए यह किया है गुजरात राज्य ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। गुजरात राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब आइए कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे जी सफल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यह है गुजरात स्कीम फॉर फैमिलीज गुजरात स्कीम फॉर फैमिलीज फॉर augmenting livelihoods। ठीक है, तो जी सफल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? गुजरात स्कीम फॉर फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ठीक है, यह योजना शुरू की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए जी सफल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश गुजरात सरकार ने की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना। किसको? विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो जी सफल योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये जी सफल योजना का उद्देश्य है। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा? सशक्त बनाना, साथ ही उनमें उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, एक ही बात है। ठीक है ना, अब यह योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों में 25 तालुकों में जो इसके लिए देखिए चुनाव कैसे किया जाएगा? चुनाव अंत्योदय कार्डधारी, किसको? अंत्योदय कार्डधारी 50,000 महिलाओं को, अंत्योदय कार्डधारी 50,000 महिलाओं को सशक्त बनाने का टारगेट है अभी। ठीक है, सशक्त बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, टारगेट है। इसके तहत क्या किया जाएगा? और दूसरी चीज है कि 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों और 25 तालुकों, 10 जिलों और 25 तालुकों, ठीक है, 25 तालुकों में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसे मतलब 5 वर्षों में 10 जिलों और 25 तालुकों में इसे लागू किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसे क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो क्रियान्वयन कौन कर रहा है? क्रियान्वयन कौन कर रहा है? गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, या इसे ग्रामीण विकास भी कहते हैं, इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, और प्रति परिवार 80,000 रुपए की सहायता आजीविका विकास के लिए किया जाएगा। ठीक है ना, क्या? प्रति परिवार 80,000 रुपए की सहायता, किसके लिए यह सहायता दी जाएगी? आजीविका के विकास के लिए, आजीविका विकास के लिए। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
इसको एक सरसरी नजर में देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है? तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है ना। अब देखिए गुजरात जो जी सफल स्कीम है उसका फुल फॉर्म है गुजरात स्कीम फॉर फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अब इन महिलाओं का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो जो अंत्योदय कार्डधारी हैं उनमें से 50,000 महिलाओं को शुरुआत में इसमें शामिल किया जाएगा और उनको सशक्त बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है। और यह जो योजना है जी सफल योजना, यह अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों और 25 तालुकों को कवर करेगी। ठीक है ना। अब इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड या गुजरात ग्रामीण विकास विभाग भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रति परिवार 80,000 रुपए तक की सहायता उनके आजीविका विकास के लिए प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए करंट अफेयर्स में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी सी वीडियो होती है, जिसे पूरा देखने का प्रयास किया करिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसे आप नोट भी कर लिया करिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।